बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, चंद ही मिनटों बाद यानी ठीक 12 बजे हम पाकिस्तान का योम आज़ादी मना रहे होंगे। और आज़ादी एक ऐसी नेमत है जिसकी अहमियत वो जानता है जो ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहा होता है। अल्लाह ने हमें पाकिस्तान दिया, लेकिन पाकिस्तान में हमने जो कुछ करना था, जो कायद आज़म की सोच थी, जिस किस्म का वो पाकिस्तान चाहते थे, हम आज तक उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। गलती किसी की भी हो, कभी कहा जाता है इस्टेब्लिशमेंट की गलती है, कभी सियासतदानों पर गलती डाली जाती है, लेकिन मजमूई तौर पे मुआशरे के अंदर ये इनेताद पाया जाता है कि जो मुल्क के साथ मोहब्बत हो सकती है, जो मुल्क के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा हो सकता है, शायद हमारे यहाँ वो कम रहा है। अगरचे बहुत से हमने कारनामे भी सरंजाम दिए हैं। अगर तारीख को देखा जाए तो 1947 से लेकर आज तक हमने एक लंबा सफ़र और बहुत अच्छा सफ़र तय किया है। पाकिस्तान बना, हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन आज हम एक आठवीं ताकत है। आज हम दुनिया के अंदर एक अपना अहम मकाम रखते हैं। अगरचे कुछ हमारी गलतियों की वजह से हमारे कुछ मसाइल भी हैं, मुआशी मसाइल आज भी हमारे सामने खड़े हैं। हुकूमतों पर भी इल्ज़ाम तराशी की जाती है। ये भी कहा जाता है कि शायद हमारी डायरेक्शन ठीक नहीं थी। ये भी कहा जाता है कि जो इक़्तिदार में लोग आए उनकी तरजीह पाकिस्तान नहीं थी। लेकिन इस सबसे कतई नज़र आज भी हमें इस बात का फ़ैसला करना है कि हमें आगे बढ़ना है, एक खुशहाल पाकिस्तान बनाना है और एक ऐसा पाकिस्तान बनाना है जिसके बारे में कायद आज़म की जो सोच थी, अल्लामा इकबाल का जो नज़रिया था कि जहाँ पे मुसलमान अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सकेंगे, उन्हें इंसाफ मिलेगा, उन्हें रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा, उन्हें मुआशी मसावात मिलेगी, अक़लियतों को उनके हकूक़ मिलेंगे और कोई किसी के ऊपर जुल्म नहीं ढा सकेगा। इसलिए हम किसी और पर इल्ज़ाम तराशी की बजाय हमें अपना जायज़ा लेना है। मीडिया को अपना जायज़ा लेना है, ब्यूरोक्रेसी को अपना जायज़ा लेना है, फ़ौज को अपना जायज़ा लेना है, सियासतदानों को अपना जायज़ा लेना है कि आखिर हम ऐसा पाकिस्तान क्यों ना बना सके। उम्मीदें भी हैं। अब भी पूरे मुल्क के अंदर एक सियासी बेचैनी भी है। निगरान हुकूमत का क़याम अमल में लाया जा चुका है। अब इंतखाबात होने हैं, इंतखाबात के हवाले से सियासी जमातें मैदान के अंदर हैं। सिंध के अंदर भी निगरान सेटअप आ जाएगा। फिर पूरे मुल्क के अंदर जब निगरान सेटअप होंगे, इंतखाबात की तारीख का ऐलान होगा तो एक इंतखाबी मेला सजेगा। हमने सियासत के अंदर नफ़रत को भी पलते हुए देखा है, लेकिन आज हमें फ़ैसला करना है कि सियासी मैदान में सियासतदान बेशक एक दूसरे का मुकाबला करें, लेकिन उनकी तरजीह पाकिस्तान होना चाहिए। नौजवानों की तरजीह पाकिस्तान होना चाहिए। हम खुशियाँ ज़रूर मनाएं आज़ादी की, लेकिन पाकिस्तान को अपनी अवलीन तरजीह रखें। मेरे साथ आज बड़ा ही मोअज़्ज़ज़ पैनल मौजूद है। सियासत पे बात भी आज हम ज़रूर करेंगे। आज़ादी जो हमें मिली है उसका शुक्र भी अदा करेंगे और जो मुल्क के सियासी हालात हैं उसका भी आज जायज़ा लेंगे, क्योंकि शायद सियासत के अलावा हम कुछ और कर नहीं पाते। गली चौकों में, महल्ले में जहाँ बैठते हैं हम सियासी बातें ज़रूर करते हैं। मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं अज़मा बुखारी साहबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से। हमने उन्हें सियासी जद्दोजहद करते हुए देखा है। सियासी मैदान में उनका एक अपना किरदार है। अपनी एक उम्र का एक बड़ा अरसा उन्होंने सियासी मैदान में पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे गुजार दिया है। अज़मा बुखारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। शहला रज़ा साहबा, एक और ख़ातून रहनुमा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़, उन्होंने भी जमहूरियत के लिए और सियासत के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया है। मेजर रिटायर खुर्रम रोकड़ी साहब, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चले, काफ़ी अर्सा चले, लेकिन इन्हें ये बहरहाल एजाज़ हासिल है कि जो पहला कंकर मारा था तहरीक इंसाफ ने, जब मुल्क की इदारों को और मुल्क के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बातें की, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले खुर्रम रोकड़ी साहब थे। खुर्रम रोकड़ी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने। अज़मा बुखारी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आज आपसे करना चाहूँगा मैं। चंद ही लम्हों बाद हम आज़ादी का जश्न भी मना रहे होंगे। सियासत में बेचैनी है। आज हमें फिर अगर हम माजी की तरफ मुड़कर देखें, मुस्तकबिल का जायज़ा लें, तो ये सोच और ये सवाल ज़रूर पैदा होता है कि जो पाकिस्तान के लिए हम सब ने जो किरदार अदा करना था, उसमें हम किस हद तक कामयाब हुए। सियासत के अंदर नफ़रत आज इस इंतहा पे पहुंची हुई है कि निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रर होता है, उस पर भी एतराज़ात किए जाते हैं। हम किस समझ में जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया मलिक साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। और मुझे हैरत होती है कि हमारी जो यंग तबका है, जो इस वक्त 64% के करीब है पाकिस्तान की पॉपुलेशन का, उनके लिए शायद जो है वो जश्न आज़ादी, बाजे बजाना और ट्रैफिक को ब्लॉक कर देना और बेहंगम किस्म का जो है वो डांस तमाशा करना, उनके लिए शायद सिर्फ ये है। देखिए, मुझे उस पर एतराज़ नहीं है, तवक्ते कि आप किसी के लिए तकलीफ का बायस ना बने,
लेकिन उसके साथ साथ ये जरूर सोचने की बात होनी चाहिए हमारी इस 64% आबादी को सबसे पहले, कि वो पाकिस्तान से क्या चाहते हैं और पाकिस्तान को उनसे क्या चाहिए। क्या पाकिस्तान को जो इतनी बड़ी इस वक्त आबादी का हिस्सा जो नौजवानों पे मुश्तमिल है, और ये नौजवान अगर डायरेक्शनलेस हो जाएं और अगर ये जो है वो किसी प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाए, फिर 9 मई जैसे वाकयात होते हैं, फिर जो हमारी यंगस्टर जो है वो किसी की सियासत का ईंधन बन जाते हैं। और अगर यही यंगस्टर्स जो हैं इनको अच्छी तालीम दी जाए, इनको मुलाजमत के अच्छे मौके मिले, ये जो है वो खुद भी एक्सेल करें, पाकिस्तान के लिए भी तरक्की का बायस बने। और जो बाकी हम सब लोग हैं जो यंग लॉट में नहीं आते, हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया जरूर है कि जिंदगियों का इतना हिस्सा जो पाकिस्तान के लिए हम तो शायद पता नहीं कुछ कर सके नहीं कर सके, इस मुल्क ने बहुत कुछ दिया है हमें, और क्या हमें जिंदगी के किसी हिस्से पर ये सोच नहीं आनी चाहिए कि हमें भी अपने मुल्क को वापस करना चाहिए। ये जो पाकिस्तान के मसाइल जिसकी आपने बात की, यकीनन वो किसी एक के पैदा करदा नहीं है, उसमें सब लोग पार्ट एंड पार्सल रहे हैं। ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए कि पाकिस्तान को जो है वो तरक्की की राह पर चलाया जाता है, फिर एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर आता है और वो स्पीड ब्रेकर 10-11 साल के लिए मुहीत हो जाता है, और पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसको वाइप आउट करके जो है वो चोर रास्तों से जरिए जो है लोग अपने रास्ते बना लेते हैं और पाकिस्तान को कई साल पीछे धकेल दिया जाता है। और अब तो ये एक नया काम हुआ है जो हमने 2018 में देखा कि खुद सामने नहीं आना अगर, तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट लाया जाए जिसके जरिए जो है वो पाकिस्तान के ऊपर एक नया एक्सपेरिमेंट किया जाए। और उस एक्सपेरिमेंट ने आज पाकिस्तान का हाल ये कर दिया कि जो चलता फिरता पाकिस्तान था, जो 2016 में जो है वो IMF का प्रोग्राम खत्म कर चुका था, जो है 6% से ज्यादा की GDP जो है उसकी थी, 3% से कम जो है महंगाई थी, आज वो पाकिस्तान जो है फिर IMF का मोहताज है। आज वो पाकिस्तान जो है वो 30% के करीब जो है वो महंगाई उसके लोग भुगत रहे हैं और बुनियादी सहूलतों से जो है वो लाचार है। तो काश हम सब पाकिस्तानी चंद लम्हे के लिए ये जरूर सोचें 14 अगस्त की दिन को या रात को कि हम इस मुल्क से चाहते क्या हैं। शहनाज साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आज़मा बुखारी साहबा ने। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया, हम कुछ दे पाए नहीं दे पाए, या हमारी जितनी कोशिशें हो सकती थी शायद हम उसमें उतना जो है वो कोशिशें नहीं कर सके। लेकिन ये सोच हर जगह क्यों नहीं पाई जाती? हम देखते हैं किसी एक सियासी जमात को इक़्तिदार से निकलती है, पाकिस्तान को बुरा भला कहती है। मुल्क से बाहर हम देखते हैं नौजवान अपने ही मुल्क के बारे में, हत्ता कि कोई ऐसे नौजवान भी आते हैं जो अपने ही मुल्क के परचम जला रहे होते हैं, अपने पाकिस्तान को बुरा भला कह रहे होते हैं। सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पर अपनी रियासत को बुरा भला कहने का रिवाज हमारे यहाँ पकड़ गया। अच्छा देखें जी, उस्मा ने एक बहुत अच्छी तमीद बांध के अपनी आज़मा ने बहुत अच्छी एक तमीद बांध के अपनी बात की है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सियासतदान दे पाए या नहीं दे पाए, अपनी जानें दे दी, सियासत के पीछे लोगों ने कोड़े खा लिए, सियासत के लिए लोगों ने एक्सट्रीमिस्ट का मुकाबला किया, अपनी जान की परवाह नहीं की, औरत होने की परवाह नहीं की, सियासत के लिए आवाम से सीटें लेने के बावजूद भी बेइज्जत करके बेइज्जत तरीक़े से उन्होंने हटना मंजूर किया, ज़बानें नहीं खोलीं, 20-20 महीने की हुकूमतें अपनी गिरवा दी और जिला वतन हो गए। कभी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, कभी जो है नवाज शरीफ साहब। तो सियासतदान अपना बहुत कुछ हक अदा कर चुके हैं और अदा कर रहे हैं। सवाल ये है कि जब तक मुल्क के तमाम सेगमेंट्स अपना काम नहीं करेंगे, एक घर जब अच्छा चलता है, जब घर के बड़े जो तरीक़ाकार बनाएं सब उस पर अमल करें और पता चल जाता है कि जी इनका घर है, इनके घर का ये तरीक़ा है, ये पाकिस्तान का भी एक तरीक़ा है, एक दस्तूर है। अगर आप उस दस्तूर को तोड़ेंगे तो फिर उसके बाद सिर्फ एक तरफ उंगली नहीं कर सकते आप कि ये लोग खराब हैं। लेकिन मैं तो कहता हूँ क्या हम सब ने गलतियां नहीं की? इस बात किरदार को मुतय्यन करना होगा और दस्तूर जो है वो सबका किरदार मुतय्यन कर चुका है। जब सबके किरदार मुतय्यन हो चुके हैं तो जो है अपने एम्बिट से निकलेगा
उस जो अपने मदार से निकलेगा, या ये कह दूं उसी की खराबी होगी। तो मैं समझती हूँ कि सियासतदानों ने अपना किरदार बेहतर अदा किया है, अब दूसरों की बारी है कि वो अपने किरदार को अदा करें और सियासतदानों को मौका दें मजीद। ठीक है खुर्रम रोकड़ी साहब, 64% नौजवान, हम बड़ा फ़ख्र करते हैं इस बात पे कि पाकिस्तान के अंदर 64% नौजवान नस्ल है। नौजवान नस्ल डायरेक्शन लेस नज़र आती है, कभी नज़र आता है उनके अंदर गिला शिकवा नज़र आता है, कभी एग्रेशन नज़र आता है। हत्ता कि जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ लोग अपने पॉलिटिकल नज़रियात की बुनियाद पर अपनी रियासत को, अपने मुल्क के बारे में जिस किस्म के अल्फाज कहते हैं शायद दुनिया में कि सोचा भी नहीं जा सकता। आज तो जो है ना ये 14 अगस्त का प्रोग्राम था, तो निस्बत अगर वो रहती, लेकिन आज फिर सियासत की नज़र हो ही गया। यानी कि आप अगर आज बेहतर था 14 अगस्त पे हम इस चीज़ को लेके चलते। देखें, नौजवान जो है उसको डायरेक्शन देनी पड़ती है। हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है हमने वो काम करने हैं। हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक लॉलेस सोसाइटी का जो हमारा एक ट्रेंड है वो डेवलप हुआ है, और इसमें कसूर हम सब का है। यानी कि ये नहीं है कि मैं पाक हूं तो वो पाक नहीं, ये नहीं। करप्शन हमारे यहाँ डेवलप हुई, हमें एहसास अपने लोगों का जिस तरीके से करना चाहिए हमारे अंदर अगर कमी आई, ये एक चीज़ है। दूसरी तरफ हमने अपनी कौम को नाशुक्रगुजार भी पाया है। यानी कि अल्लाह ताला की नेमतों के होते हुए, इस जैसा मुल्क होते हुए कि ना हमारे पास वसाइल की कमी, ना हमारे पास ज़खायर की कमी, ना हमारे पास हर किस्म की नेमत जो होती है मुल्क के अंदर वो मौजूद है। लेकिन मुल्क का जो नौजवान है आज वो इतना ट्रेंड नहीं है या इतना मैच्योर नहीं है कि वो बिहेव कर सके जैसे उसे बिहेव करना चाहिए। किसने करना था उसको? मैं वो यार फिर आ गई ये जब चीज़ आई, तो अब फिर एक शख्स जो पिछला दौर गुजार गया उसने इस चीज को इतना एक्सप्लॉइट किया। आप रेडी नहीं थी, कौम रेडी नहीं थे, बच्चे तैयार नहीं थे। पहले क्या होता था कि लाहौर कॉलेजेस, इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वालों को कुछ चीजें पता होती थी, जो आपके गांव हैं या जो इलाके हैं उनके लोग सादा होते थे और वो पेट्रियाट होते थे और उनकी ख्वाहिशात कम थी। अब ये चीज़ आई, इस चीज़ ने जोड़ दिया, और पीछे अनफॉर्चुनेटली एक मॉन्स्टर एक रहा इस मुल्क के अंदर। उसने बदबख्ती से उसको समझ थी कि इस चीज़ के नेगेटिविटी का मैं कैसे फ़ायदा उठाऊंगा, और उसने जहर इंजेक्शन देने शुरू किए। हजार खामी है, मैं आपके स्टूडियो में आऊँगा, हो सकता है मुझे कुर्सी ठीक ना मिले, हज़ार चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं अगर सिर्फ बुराइयों की आइडेंटिफिकेशन शुरू कर दूँ और मुझे कोई चीज़ अच्छी नज़र ना आए और मैं हर चीज़ को मिलाइन करना शुरू कर दूँ, ये चीज़ एक तीसरा सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट है कि क्या वो जब बुराइयों की निशानदेही कर रहा था और क्या जब वो चीज़ों की तरफ कर रहा था, तो क्या उसके बाद उसको जब मौका मिला, मेरा आज जो कंसर्न है वो ये नहीं है कि हुआ क्या जब उसको मौका मिला 4 साल, तो उस 4 साल में उसने क्या किया। मैं उसकी तमाम बातें मानूं, तमाम चीजें मानूं कि अगर उसको 4 साल मिला और उसने आके कुर्सी ठीक कर दी, उसने आके ये ठीक कर दिया, उसने 4 साल में इंटेंशनली एक मजबूत पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया। लेकिन रोकड़ी साहब, मुझे अगर इजाजत दें, जो मेरी बड़ी मोअज़्ज़ज़ पॉलिटिकल ख्वातीन ने जो बात कही कि ये प्रोजेक्ट जो इमरान खान प्रोजेक्ट था, मैं नाम लेता हूँ, इस प्रोजेक्ट को जब बनाया गया, क्या गलती नहीं है कि ये सोशल मीडिया वार जो है उसमें जिन लोगों ने गलती की? ऑफ कोर्स हम सारे आज जिस चीज को देख रहे हैं, या आज हम पाकिस्तान जिस मौके के ऊपर खड़ा हुआ है, आज हम जिस चीज को फेस कर रहे हैं, ऑफ कोर्स अब उस बंदे ने किया क्या। मेरा जो कंसर्न है ना मलिक साहब, और तमाम पार्टीज का भी कंसर्न ये होना चाहिए कि हम छोड़ दें बाकी चीजों को। उस बंदे ने ये क्या, वो मुझे अब मैं तो इसमें श्योर हूं कि ये किसी और एजेंडा पे था। इसको 4 साल मिले, इसने 4 साल में जहर भरा, आपकी पूरी कौम को डिवाइड किया, आपके इदारों को तबाह करने की इसने कोशिश की, आपकी पब्लिक को और अवाम को आपस में टकराने की कोशिश की, पोलराइजेशन की। उस जालिम ने जिस शहर में जकड़ा, आज कुछ लोग उसके शहर में आज भी हैं, उनको आइडेंटिफाई करना और इस चीज का खात्मा भी बहुत ठीक है। मुझे एक ब्रेक लेनी है। रोकड़ी साहब वापस जब आएंगे ना, तो मैंने आपसे ये जरूर पूछना है, जब हम कहते हैं एजेंडा था, एजेंडा अगर बाहर से था तो हम सोए हुए थे। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद।
पुरम एक बार फिर खुश आमदीद। अज़मा बुखारी साहबा, सेनेटर अनवारुल्लाह काकड़ साहब मुल्क के निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने और राजा रियाज साहब ने जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने मिलकर ये फ़ैसला किया। मेरे सामने स्टेटमेंट भी पड़ी है शहबाज शरीफ साहब की, उन्होंने इसे फ़ैसले पर जो है बड़ी खुशी का इजहार भी किया है, तवक्को का इजहार भी किया है कि मुल्क के अंदर आम इंतखाबात शफाफ होंगे। और काकड़ साहब एक बेहतरीन चॉइस थे जिसे अपोजिशन के साथ मिलकर जो है फ़ैसला किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं ख़बरें कुछ ऐसी नज़र आती हैं जिससे लगता है मुस्लिम लीग नवाज़ खुश नहीं है। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो कहा जाता था कि मियाँ नवाज शरीफ ही ये फ़ैसला करेंगे। मियाँ नवाज शरीफ साहब इस फैसले में शामिल हैं? देखिए, पहली तो बात यह है कि मुझे एग्जैक्टली तो नहीं मालूम कि इस फैसले में जो है वो मियाँ साहब जो है वो शामिल यकीनन होंगे। जो जितना मैं अपनी पार्टी को जानती हूँ या उसकी वर्किंग जानती हूँ, जितना मैं शहबाज साहब को जानती हूँ, ये हो नहीं सकता कि कोई फैसला मुस्लिम लीग नून करे और उसमें जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब का इनपुट शामिल ना हो। अच्छा, इनपुट के भी बहुत सारे तरीकेकार होते हैं। कुछ इनपुट होती हैं कि जिसके अंदर आप एक्टिवली इनपुट देते हैं, कुछ इनपुट ये भी होती है कि आप खामोश हो जाते हैं। सो मुझे नहीं मालूम कि ये कौन सी स्टेज की इनपुट होगी, लेकिन मुस्लिम लीग नून में ऐसा कुछ भी नहीं होता जो बड़े मियाँ साहब की रजामंदी के बगैर हो। जहां तक अनवारुल्लाह काकड़ साहब की बात है, देखिए एज अ होल उनको जो है वो हर तरफ से एक्सेप्टेंस मिली है, उनको अप्रिशिएट किया गया है, बिकॉज वो एक अच्छी बैलेंस शख्सियत के मालिक हैं। और मैं उनको तब से जानती हूँ जब वो हमारी बलोचिस्तान की सनाउल्लाह ज़हरी साहब की जो हुकूमत है उसके तर्जुमान थे। तो मेरी उनसे जो है बलोचिस्तान में भी एक दो दफा हम किसी डेलीगेशन के साथ गए, वहाँ पे मुलाकात हुई। और जो है वो अच्छे नफीस आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। और मुझे बहुत दुख हुआ था, मुझे बहुत तकलीफ हुई थी जब उन्होंने हमारी पार्टी को छोड़कर जो है वो बाप ज्वाइन कर ली थी। तो बाकियों का मुझे इतना दुख नहीं हुआ था जितना मुझे उनका दुख हुआ था। सो इस हवाले से उनको सिर्फ मैंगल साहब का ज़ाहिर है, देखिए उनका एक जो है वो आया है नोट जिसपे उनका कोई कंसर्न है। और ये बलोचिस्तान के अंदर जो है देखिए, अगर सिंध से आता ना नाम तो वहां पे भी ऐसे होता। सिंध में 4 पार्टियां खुश होती, 2 नाराज होती। तो लेकिन ये है कि जो क्या सोचा जा सकता है, एक छोटे सूबे से एक जो है नाम ऐसा है जिसके ऊपर एज अ होल किसी को इतराज ना हो। ये क्राइटेरिया था कि एक पढ़ा लिखा एक ऐसा आदमी जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके, पाकिस्तान को जो है जो एक ट्रैक पे थोड़ा बहुत चलने की कोशिश कर रहा है उसको वहां मेंटेन करे अगली हुकूमत के आने तक। तीसरा क्राइटेरिया ये हो सकता था कि उनके ऊपर कोई किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन मार्क ना हो। ऐसी तमाम क्राइटेरिया के ऊपर जब मेरिट के ऊपर वो करते हैं तो जो लोकल पॉलिटिक्स है उसके हवाले से यकीनन उनको बलोचिस्तान के अंदर मैंगल साहब को शायद रिजेंटमेंट आई है। और मैं समझती हूँ कि काकड़ साहब को खुद मैंगल साहब के पास जाना चाहिए। और वो बड़े हैं, वो बुजुर्ग हैं, अगर उनसे मिलकर जो है अगर उनकी नेक ख्वाहिशात और ब्लेसिंग ले ली जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं। यानी आप समझती हैं कि बेस्ट चॉइस काकड़ साहब हैं निगरान सेटअप के लिए? मुझे देखिए, जो नाम जो मैं सुन रही थी हफीज शेख के ऊपर, मैं बहुत हैरान थी कि ये क्या है। मतलब ये मौसूफ जो है जो पहले भी पाकिस्तान का बेड़ा गर्क जो है वो करके ही गए थे। वो शौकत तरीन जब आए थे उन्होंने बता दिया था कि हफीज शेख क्या कर रहे थे। और बाकी जो नाम थे मुझे तो समझ में नहीं आ रहे थे ये क्या नाम है। अब जाहिर है इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो बहुत सोच विचार करके इसके ऊपर रजामंदी दी होगी। तो जब उनकी रजामंदी है तो फिर हमारी भी रजामंदी है। बिल्कुल ठीक है। शैला साहब, मेरे सामने एक ट्वीट पड़ा है, अगरचे कोई बहुत नॉन किस्म का फिगर नहीं है, लेकिन वो कहती हैं कि पीपल्स पार्टी के लिए भी कोई ऐसा ही नाम आ सकता है। जैसे यकदम काकड़ साहब आ गए, पीपल्स पार्टी के लिए भी हैरान कुन नाम होगा। ऐसा हो सकता है सिंध के अंदर? देखिए, मैं आज तक का जो चैनल पे मैंने मुख्तलिफ टिकर्स देखे उसमें कोई नाम की MQM की तरफ से भी ये वजाहत थी कि अभी तक कोई नाम नहीं दिया गया। और मेरे लिए इतनी हैरानी ये बात नहीं है। मेरे लिए हैरानी की बात यह है कि एक शख्स कितना डायनामिक है कि तमाम लोग कह रहे हैं सही नाम है। बड़ी बात है, बड़ी बात है कि एक शख्स पे सब मुत्तफिक हो जाएं और एक अच्छी राय रखें। बड़ी बात है। यानी आप समझती हैं मौजूदा हालात में इतना पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा होना बड़ी बात है? मौजूदा हालात ना भी हों, लेकिन एक आदमी के लिए सब ने बड़े अच्छी बात की है। और जब मैं तबसरे देखती हूँ चैनल्स पे तो जो सब लोग मुख्तलिफ नाम ले रहे थे, जैसे आज़मा ने कहा कि हफीज़ शेख का या
जब ये कहा जा रहा था कि बलूचिस्तान से भी नाम हो सकता है, छोटे सूबे से, तो संजरानी साहब का नाम भी चल रहा था और बहुत सारे नाम चल रहे थे। तो उसमें सबकी एक राय जो है वो यही है कि सारे फसाने में इस नाम का जिक्र नहीं था, और फसाने में जिक्र ना होने के बावजूद भी वो नाम सबको बहुत खुशगवार गुजरा है। तो ये मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है। खुर्शीद शाह साहब को कोई हल्का फुल्का एतराज़ था? देखें, मेरी तो मुलाकात नहीं है, मैं प्रोविंशियल लेवल पे मिनिस्टर हूँ और वो वहाँ होते हैं, लेकिन जब आप लोग ये बताते हैं कि उन्होंने ये कहा, तो मेरे सामने जो टिकट चला उसमें उनका भी इन पे कोई गलत इजहार राय नहीं था। कुछ खबरें हैं कि पार्टी लीडरशिप नाराज हुई है उनकी बात है कि मोस्ट फेवर, पता नहीं मुझे, मैं तो हैरान ही हूँ कि इतने सारे लोगों के लिए एक आदमी कैसे इतना फेवरेट हो सकता है। बड़ी गुर की बात है, सीखनी पड़ेगी। बड़ी गहरी मैं तो अपने ही बहन भाइयों में जो है डिसेंटिंग, मेरे तो अपने बहन भाइयों मेरे लिए ऊपर डिसेंटिंग वॉइस आ जाएगी। आज आप बड़ी गहरी बातें कर रही हैं आज आप। मैं कहती हूँ, मैं तो अपने घर में जो है वो रोखड़ी साहब, आज़ादी की रात है, शैला साहबा बड़ी आज़ादी सी बातें कर रही हैं। अच्छी बात नहीं है एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा होना? एक्सेप्टेंस मैं तो खुश हो रही हूँ ना कि अच्छी बात है, गुड़ सीखना चाहिए, समझना चाहिए। हमारे तराफ में ऐसे लोग मौजूद हैं कि पूरे पाकिस्तान की पार्टीज जो हैं वो उस पर खुश हो जाएं, तो ये सीखने वाली बात है। काकड़ साहब एक चेहरा है पाकिस्तान का। काकड़ साहब एक, जिसको आप तब्दीली कह सकते हैं। काकड़ साहब एक जो जानते हैं उन लोग काकड़ साहब को, और बलूचिस्तान के जिस इलाके से होके, और जो काकड़ साहब ने एक स्ट्रगल की है, और उस स्ट्रगल के अंदर हम सारे किस चीज़ पे फ़ख्र करते हैं? 47 को क्यों सोचते हैं? हम 47 से पहले वाले उन हीरोज़ के बारे में क्यों सोचते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल की थी? हम क्यों उनको पढ़ते हैं? तो ये दौर हर मुख्तलिफ अदवार गुजरते हैं। बलूचिस्तान के अंदर जो दौर गुजरा है, और जो जिस क्राइसिस से बलूचिस्तान गुजरा है, और बलूचिस्तान में जो करने की कोशिश की है कुछ ममालिक ने, और जो पाकिस्तान के साथ जुल्म करने की कोशिश की है, तो काकड़ साहब उन पॉलिटिशियंस में से थे कि जिन्होंने उसके ना सामने स्टैंड लिया और मुदब्बिराना तरीके से पूरे बलूचिस्तान के लोगों को जोड़ कर चले। यानी काकड़ साहब को तो हमारे लिए वो एक सिंबल है पॉलिटिक्स में कि ये लोग हैं जो आ सकते हैं और जिनको आना चाहिए और एक्सेप्टेबल हैं। लेकिन रोखड़ी साहब की ऐसा तो नहीं है कि हमारी एक मुतवस्सित तबके का आदमी जब आगे आता है तो शायद हमें बुरा लगता है? 100% बर्दाश्त नहीं होता। बुरा क्यों लगता है? लेट्स बी वेरी फेयर, बर्दाश्त नहीं होता। एक हल्के के अंदर एक NA का टिकट का जो उम्मीदवार होता है, उसके मुकाबले में जितना अहल, जितना पेट्रियट, जितना मर्जी अच्छा आ जाए, वो बर्दाश्त होता है। वो जो अच्छा, एक और मजे की बात है, 2-3 पार्टीज के बंदे होंगे, 2-3 पार्टीज के जो एक जिला के अंदर लड़ रहे होंगे NA का इलेक्शन। अगर एक ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, कैरेक्टर, अहलियत पे कोई नई शख्सियत उस जिले में उभर रही होगी, चाहे पार्टीज एक दूसरे के मुखालिफ होंगे, इकट्ठे हो जाएंगे कि इसको नहीं उठने देना। ये कॉमन चीज है। कहां बर्दाश्त होता है मुतवस्सित तबके का आदमी हमारे सब्जेक्ट को? जो नस्ल दर नस्ल लोग बैठे हैं, उनको कहां बर्दाश्त होता है? जहां एक दुकान जो खोल के बैठा हुआ है, एक उसको अपने सामने दुकान नहीं अच्छी लगती कि मेरे सामने ये दुकान क्यों आ गई है? ये इशू तो है हमारा। नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक ब्रेक ले लें। हमने अहलियत को क्यों नहीं आगे आने? एक ब्रेक और लेने वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। पुराना एक बार फिर खुशामदीद। अज़मा बुखारी साहबा, ख्वाहिश तो मेरी ये थी कि हम आज़ादी की नेमतों का शुक्र अदा करते, इसी तक महदूद रखते, लेकिन सियासी बातें हो गई हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो खुर्रम रोखड़ी साहब भी कर रहे थे कि हमारे यहाँ जो है एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर लीडरशिप जब अमर्ज होती है तो उसके हवाले से एक ख़ास हम दायरे के अंदर रहकर सोचते हैं। मैंने अज़मा बुखारी साहबा को जद्दोजहद करते देखा, एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर देखा, उनकी लॉयल्टी देखी या उनकी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत देखी। क्या अज़मा बुखारी भी चीफ मिनिस्टर पंजाब, प्राइम मिनिस्टर बन सकती है हमारे इस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर? देखिए मलिक साहब, आइडियली यस, क्यों नहीं, लेकिन कुछ चीजें प्रैक्टिकली भी हैं कि अगर अज़मा बुखारी को लोग जो हैं वो वोट देकर प्राइम मिनिस्टर बनाएं, और अगर उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो कि जो है लोग उसको प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हो, तो बिल्कुल होना चाहिए।
लेकिन बात यह है कि हमारी सियासत को भी आज़ादी की ज़रूरत है, और अल्लाह करे कि हमारी सियासत की भी यौम आज़ादी जो है ये वो यौम आज़ादी हो जिस दिन हमारी सियासत भी आज़ाद होगी, और सियासी काम जो है वो सियासी लोग करेंगे, और सियासत के अंदर जो है वो कोई मुदाखलत किसी भी इदारे की तरफ से नहीं होगी। और जिस दिन ये होना शुरू हो जाएगा उस दिन बहुत सारे मसाइल दुरुस्त हो जाएंगे। देखिए, जो सियासतदान, मैंने जो बात शुरू में की थी उसमें जो है मैंने जब सबकी बात की तो मैंने सियासतदानों की बात की। हम में से ही सियासतदान होते हैं ना कि जो चोर दरवाजे ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो है वो गुड बुक्स में रहने की कोशिश करते हैं, जिनको शायद अल्लाह पाक से और अवाम से ज्यादा जो है वो किसी और तरफ की जो है वो ज्यादा शायद खुशनुदी चाहिए होती है। सो ये अल्लाह करे कि हम पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए इस जगह पर पहुंच जाएं और एक सही वाली एक फनल जो है वो बन जाए कि जिसके अंदर जो बेहतर लोग हैं वो जो है वो आगे चलते जाएं, बाकी लोग जो है वो फिल्टर आउट हो जाएं और कोई किसी का फेवरेट ना हो। मैं वही आपसे पूछ रहा था कि सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत, ये ख्वाब हमारा कब पूरा होगा? बहुत बेहतर हो गए हैं हालात मलिक साहब। मैंने मुझे 20 साल हो गए हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को देखते हुए। मैंने 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां देखी हैं, मैंने पीपल्स पार्टी भी देखी है, मैं PMLN को भी देख रही हूँ, और जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी आप बाहर से तो खैर देखते ही हैं। हालात बेहतर हो रहे हैं। जो मेरिट है उसके ऊपर बात होती है। जो लोग जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं, कोई गलत फैसला कोई पार्टी करती है उसको फौरी तौर पर क्रिटिसाइज किया जाता है और कई दफा पार्टियों को उसकी तस्हीह करनी पड़ती है। सो ये मैं समझती हूँ कि ये प्रोसेस अगर चलता रहे और ये जो सियासत को गाली ना बनाया जाए। एक तो हमारे मुल्क में प्रॉब्लम यह है कि हर बात नहीं मैं सियासी बात नहीं कर रहा, मैं सियासी, भाई सियासत गाली नहीं होती है। सियासत एक बहुत नोबल प्रोफेशन है, उसको नोबल प्रोफेशन ही रहने दिया जाए, और जो है वो हर बंदा मेरिट के ऊपर जो है वो खास तौर पर अगर आने शुरू हो जाए और पॉलिटिकल पार्टियों की मजबूरी बन जाए कि उनको मेरिट पे लोगों को आगे लाना पड़ेगा, वो पर्चियों के जरिए या सिफारिश के जरिए जो लोग आएंगे उनके खिलाफ रिजेंटमेंट आएगा सोसाइटी की तरफ से भी, मीडिया की तरफ से भी, पार्टी के अंदर से भी, तो हालात बेहतर हो जाएंगे। बट ये कोई जादू का चिराग नहीं है, दिनों में नहीं होगा, लेकिन हालात में बेहतरी की तरफ देख रही हूँ। ठीक है शहनाज साहब, आपको भी लगता है हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो है पिक एंड चूज की पॉलिसी वो खत्म हो सकती है, एक आम पॉलिटिकल वर्कर भी उसी हुकूमती ओहदे पर बैठ सकता है जिस पे बड़े सियासी खानवादे, बड़े सियासी खानदान बैठते हैं? नसरुल्लाह साहब, मैं स्टिल 15 साल के बाद भी किराए के घर में रहती हूँ, मेरे अपनी ट्रांसपोर्ट नहीं है, और मैंने स्कूल टीचर की हैसियत से 7 इयर्स जॉब की है, और पार्टी ने मुझे 7 दफ़ा एक्टिंग गवर्नर बनाया है। 10 साल मैं डिप्टी स्पीकर रही हूँ, और इस वक्त जिस असेंबली में मैं मिनिस्टर थी उसमें मेरी पार्टी की जो लीडरशिप है वो उसके ख़ानदान की 2 ख़वातीन, जरदारी साहब की 2 बहनें वहाँ बैठी, मिनिस्टर मैं हूँ, और फरियाल साहिबा मिनिस्टर नहीं हैं, और जो अज़रा साहिबा हैं वो हेल्थ के मिनिस्टर हैं, और ऐवान में मौजूद जितनी पार्टीज़ हैं वो अपने मुंह से गवाही देंगी कि सेहत के शोबे को उन्होंने कैसा चलाया है। और दूसरी मिनिस्टर मैं हूँ, 2 ख़वातीन मिनिस्टर हैं, तीसरी खातून डेप्यूटी स्पीकर है और वो प्रैक्टिशनर लॉयर है सजावल की। तो ये चीज़ें देखने वाली होती हैं। इस वक्त डेप्यूटी स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान की जो है वो सादिया दानिश है, और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एक वर्कर का रिगार्ड है, और इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकती हूँ कि मुझे आज भी अगर कोई बात करनी होती है मैं अपनी लीडरशिप से डायरेक्ट बात करती हूँ, और मैं उस फोरम का इंतज़ार नहीं करती कि एक फोरम की मीटिंग होगी, ये होगा, और इसी तरह तमाम लोगों का। तो और ये मैं अकेली नहीं हूँ अपने यहाँ, हमारी बहुत सारी MPAs और काफ़ी MPA जो हैं वो इस तरह से होंगे, और पॉलिटिकल पार्टीज़ ये अंडरस्टैंड करती हैं। कभी ये होता है कि हमारा जो एक स्ट्रगल का ज़माना था उसमें जो बहुत सारे लोग स्ट्रगल में थे, वो बहुत से इस दफ़ा इसलिए भी नहीं ऐवान तक पहुँचे कि वो स्टफ़ नहीं थे ऐवान का। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने स्ट्रगल किया है तो आप स्टफ़ ऐवान का या आप वो काम कर सकते हैं। हाँ, मैं इस दफ़ा इलेक्शन भी लड़ूंगी। अच्छा। मैं अब तक रिज़र्व सीट पर
7 दफ़ा गवर्नर, 2 टेन्योर की डेप्यूटी स्पीकर और 1 टेन्योर मिनिस्टर रही हूँ, लेकिन मैं इलेक्शन भी लड़ना चाहती हूँ। अच्छा। और मैं लड़ूंगी। तो मैं ये समझती हूँ कि मुझे कोई परेशानी नहीं हुई कभी अपनी पार्टी में कि मुझे अपनी हैसियत की परेशानियों में अपनी मेरिट पे हूँ और मेरी मेरिट को एक्सेप्ट किया जाता है। पाकिस्तान में जहाँ भी इलेक्शन हो मेरा नाम लेके पुकारा जाता है और मुझे लीडरशिप भेजती है। ठीक है। और मेरे लिए क्या है, प्रोग्राम चूंकि बड़ा मुख्तसर वक्त रह गया है, खुर्रम मजीद रोकड़ी साहब, क्या हम इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं जिसका जिक्र हम दोनों ख्वातीन कर रही हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अब रिफॉर्म्स की तरफ जा रही हैं, कारकुन ऊपर आ सकते हैं, जो स्ट्रगल करते हैं उनके लिए भी पॉलिटिकल कैरियर है, जाना चाहिए, पार्टीज़ को जाना चाहिए, पार्टीज़ को अपना वो जो एक फैमिली सिस्टम है उससे आगे निकलकर मेरिट की बुनियाद पे आगे बंदों को लाना चाहिए। ये जो पिछला दौर गुजरा है इन पार्टीज़ के लिए भी ये एक बहुत बड़ा मैसेज भी था और इनके लिए चैलेंज भी था, और इनको भी इससे सीखना चाहिए जो क्राइसिस ये देख चुके हैं, और इनको भी ये मालूम होना चाहिए कि इस वैक्यूम की वजह से अनफॉर्चुनेटली जो लोगों के इश्यूज या जो जैसे लोग, हमारी आबादी बढ़ी है, हमारे इदारे पार्टीज़ को भी, एक एमएनए और एमपीए को भी सिर्फ असिस्टेंट कमिश्नर से ड्राइवर तब्दील कर और डीपीओ तब्दील कर और डीसी मेरी मर्जी का, इससे पार्टीज ने भी निकलना है। पार्टीज अगर रिफॉर्म्स ना हुई तो फिर ये इनका कसूर है। पार्टीज को भी बड़ी रिफॉर्म्स करनी चाहिए, लोगों को आगे लाना चाहिए, और सबसे बढ़कर अपने हर इदारे को मजबूत करना चाहिए। और करप्शन और ये तमाम चीजें ये जुड़ी हुई हैं, पार्टीज का काम है इन चीजों को देखना। ज़रा वाइंड अप कर दें, जिस तरह से अभी बात की जाती कि बड़ी एक कबूलियत है काकड़ साहब की, कैबिनेट भी ऐसी होगी? मलिक साहब, मैं कहता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट होना चाहिए और हमें मेरिट को तरजीह देना चाहिए। काकड़ साहब की जो सिलेक्शन है मेरिट पे है, इंटरम सेटअप के लिए, ताकि साफ शफाफ इंतखाबात आगे आएँ, एक बेहतरीन शख्सियत को आप लेके आए हैं। फिर जो हालात जिनसे आप गुजर रहे हैं उसके लिए इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बेहतरीन फैसले होंगे और तमाम इस स्टेक होल्डर्स इसके ऊपर राजी भी होंगे। खुर्रम रोकड़ी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज़मा बुखारी साहब और शैला रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था तमाम पाकिस्तानियों को जो दुनिया में कहीं भी बसते हैं उन्हें जश्न आज़ादी मुबारक हो। न्यूज़ की तरफ से हम सब आज जो मेहमान शरीके गुफ्तगू थे इनकी तरफ से, क्योंकि आज़ादी वो नेमत है शायद जिससे इंसान को तब एहसास होता है जब उसके पास आज़ादी होती नहीं है। कायद आज़म ने जो मुल्क हमें दिया जद्दोजहद करके, अल्लामा इकबाल की सोच के तहत, इसे मुल्क की हिफाजत हमें करनी है, नौजवान नस्ल ने करनी है, और पाकिस्तान को एक वाकई मजबूत और खुशहाल पाकिस्तान बनाना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।